हेलो दोस्तों, इससे पहले मैं बिहार के नदियों के बारे में वीडियो डाल चुका हूं। आज मैं बिहार की मिट्टियां के बारे में बताने जा रहा हूं और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम जानते हैं कि बिहार जो है उसका आकार जो है आयताकार है और बिहार को गंगा एक ऐसी नदी है जो बिहार के दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि उत्तरी बिहार तथा दक्षिणी बिहार। यानी उत्तरी बिहार जो होता है वो हिमालय के नज़दीक होने के चलते यहाँ यह क्षेत्र जो है बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र हुआ करते हैं, जबकि दक्षिणी बिहार पठारी क्षेत्र होने के चलते ये सूखा से ग्रसित क्षेत्र होते हैं। अब हम चलते हैं बिहार की मिट्टियाँ के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। और मिट्टी जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात ये इसे जो है नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और मिट्टी का मनुष्य के जीवन में एक अमूल्य संपत्ति के रूप में व्यवहार किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा माना जा सकता है। क्योंकि दुनिया के जितने भी कुछ फल फूल होते हैं वो सब कहीं न कहीं मिट्टी पर ही उगाए जाते हैं। इसीलिए मिट्टी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक संपदा के रूप में माना जाता है। अब हम चलते हैं बिहार के उत्तर दिशा, यानी बिहार के उत्तर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और बिहार के सबसे पहले ये उत्तर दिशा हुआ, ये आपको दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये जो है पूरब दिशा हो गया। इसके बाद जो है इस कोना को जो है हम क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम का कोना, जहाँ पर हमारे बिहार का पश्चिम चंपारण जिला है, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। उसी जगह उत्तर और पूरब के सबसे अंतिम जिला जो है बिहार का वो किशनगंज है। बिहार के उत्तर और पूरब का सबसे अंतिम जिला कौन है? किशनगंज है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा भी होती है। अब हम चलते हैं बिहार में जो है, यानी कि पश्चिम चंपारण के इर्द गिर्द जो मिट्टियाँ पाई जाती है उसे पर्वत पालीय मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय पहाड़ की उपस्थिति के कारण ही इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और ये मिट्टी जो है लगभग पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया क्षेत्र में जो है मिट्टी फैली हुई है, जिसे पर्वत पालीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं बिहार के उत्तर नेपाल से सटे जो है कुछ मिट्टियां हैं, जिसे तराई मिट्टी कहा जाता है। और ये मिट्टी उतना उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। अब हम चलते हैं कि पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है या नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और ऐसे हम जानते हैं कि बिहार में अधिकांश मिट्टियाँ जो है वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। बिहार में अधिकांश कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बांगर जलोढ़ मिट्टी और दूसरा जो है वो होता है खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से कहा जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि बिहार में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो हम बताएंगे कि पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में जो है अधिकांश क्षेत्र में जो है खादर मिट्टी ही पाई जाती है। जबकि बांगर मिट्टी की अगर बात की जाए तो बांगर मिट्टी जो है वो उससे नीचे वाले क्षेत्र में बांगर मिट्टी पाई जाती है। अब बांगर मिट्टी की कुछ विशेषताएं हैं कि बांगर मिट्टी जो होती है उसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा सर्वाधिक होती है, जबकि खादर मिट्टी जो होती है उसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा सर्वाधिक नहीं होती है। यानी कि पुराने जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे बांगर कहा जाता है, जबकि नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अब देखिए बांगर मिट्टी जो होती है
कि हम जानते हैं कि दो नदियों के बीच के जगह को दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच के जो जगह होता है उसे दोआब कहा जाता है। और वहाँ कभी काल बाढ़ आती है, इसीलिए वहाँ के जो मिट्टियाँ जो हो जाती है वो बहुत पुरानी हो जाती है, जिसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है। इसलिए ऐसे मिट्टी को बांगर जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जबकि खादर जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जहाँ हर साल बाढ़ आती रहती है और मिट्टी में बदलाव होती रहती है, तो वहाँ नए नए मिट्टी का निर्माण होता है, इसीलिए ऐसे मिट्टी को खादर जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अब हम चलते हैं उससे थोड़ा नीचे, यानी कि गंगा नदी से दक्षिणी भाग में, जिसे दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी से दक्षिण के भाग जो है उसमें पटना, नालंदा, भागलपुर ऐसे क्षेत्र में जो है पुराने जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिकता है। यानी पटना, नालंदा, भागलपुर में पूछा जाए कि किस तरह की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे बांगर कहा जाता है। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि पटना, नालंदा और भागलपुर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो हम आंसर देंगे वो बांगर मिट्टी यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे बिहार में अधिकांश मिट्टियाँ जो है वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। और ऐसे भारत में कुल 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहला जलोढ़ मिट्टी है। और हमारे देश में भी सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं कि पश्चिम और दक्षिण की सीमा में, यानी कि दक्षिणी कोना में जो एक बिहार का एक राज्य है कैमूर, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ जो मिट्टियाँ जो पाई जाती हैं वो लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। ये उपजाऊपन ये कम होती है, फिर भी इसमें फसल होती है, लेकिन और यानी खादर मिट्टी के तुलना में ये उपजाऊपन कम होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा जो है कम पाई जाती है। उसी तरह यानी बिहार के पूरब और दक्षिण के क्षेत्र में जमुई जिला के पास जो है लाल मिट्टी, जिसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है, वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और लाल मिट्टी का रंग जो लाल होता है वो आयरन पायराइट्स की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। और अगर पूछा जाए इसके अलावा कि भारत में जो है काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हमारे देश भारत में काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात और राजस्थान में जो है सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को अन्य नाम पूछा जाए तो रेगुर मिट्टी है, जो 10वीं कक्षा में अधिकांश पूछी जाती है कि काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी है। इसका एक और अन्य नाम है जिसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कपास की खेती होती है। अब अगर पूछा जाए कि हमारे देश में सर्वाधिक कपास की खेती किस राज्य में होती है, तो वो होता है महाराष्ट्र में। अब हम चलते हैं इससे आगे कि भू चट्टानों, भू आकृति और आर्द्रता के आधार पर बिहार की मिट्टियाँ 3 प्रकार के होते हैं। भू चट्टानों, भू आकृति और आर्द्रता के आधार पर बिहार की मिट्टियाँ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तर बिहार के मिट्टी, उसके बाद 2 नंबर में होता है दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियाँ, और 3 नंबर में है दक्षिणी पठारी मिट्टियाँ। और हम जानते हैं कि हमारे बिहार में अधिकांश मैदानी क्षेत्र है, इसीलिए हमारे बिहार में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में यानी कि घर बनाने में और भी अन्य कार्य करने में आसानी होती है। इसके बाद हम चलते हैं निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से बिहार में 2 प्रकार के मिट्टी पाई जाती है। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला मिट्टी जो होता है वो अपशिष्ट मिट्टी कहलाती है, और दूसरा प्रवाही मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, जो हमारे बिहार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है।
अब हम चलते हैं, बिहार के लगभग 74% भूमि पर कृषि की जाती है, जिसमें कुल जनसंख्या का लगभग 88.7% जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि बिहार के अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि पर ही निर्भर क्या करती है, क्योंकि बिहार में किसी भी प्रकार के उद्योग कारखाने नहीं है। उद्योग कारखाने की अभाव होने के कारण बिहार के अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार बिहार का जो है प्रमुख जो है धंधा है, व्यवसाय जो है वो कृषि है, और कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक। यहाँ 34 प्रकार के महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती है, और बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो चावल एवं गेहूं है। बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? चावल एवं गेहूं है। उत्तरी बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को दियारा कहा जाता है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? दियारा कहा जाता है। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मिट्टी किसे कहते हैं, तो असंगठित पदार्थों से बनी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मृदा या मिट्टी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि दो नदियों के बीच के जगह को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है, जहाँ पे बांगर मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हमें बात करनी है कि मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जाता है। तो मिट्टी, चूँकि मिट्टी जो है एक नवीन यानी कि निरंतर बनने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाती हैं, क्योंकि लगभग 1 cm मोटे पृथ्वी के यानी मिट्टी के परत बनने में लगभग लाखों वर्ष की समय लग जाती है। इसीलिए इसे बचाना हम लोगों का दायित्व बनता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगावे, क्योंकि पेड़ पौधा लगाने से मिट्टी का कटाव रुकती है, जिससे मृदा अपरदन कम होगा। क्या होगा? मृदा अपरदन कम होगा। अब हम जानते हैं कि मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन क्या होता है? तो मिट्टी के कटने की क्रिया को यानी मिट्टी के कटाव की क्रिया को जो है वो मृदा अपरदन कहा जाता है। तो अगर पूछ दिया जाए मृदा अपरदन को रोकने का कुछ उपाय लिखें, तो हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाना जो है, एक पेड़ लगाना 10 पुत्र के पालने के बराबर होते हैं। इसीलिए हर आदमी को कम से कम अपने लाइफ में 10-20 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इस प्रकार मृदा जो है मानव जीवन के एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में है, क्योंकि मिट्टी जो है मानव जीवन के हर पहलू में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार मिट्टी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन यानी कि प्राकृतिक संसाधन अर्थात नवीकरणीय संसाधन के रूप में माना जाता है।